तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक हमारा रह गया था प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म क्या होता है हिंदी में? अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है चोरी करना, है ना। प्लेगरिज्म मतलब चोरी। एक होता है किसी की वस्तुएं चोरी कर लेना, और एक होता है किसी का विचार या किसी की पंक्तियां चोरी कर लेना। तो रिसर्च की फील्ड में क्या चोरी करना होता है? किसी की कोई लाइनें चुरा लेना, किसी का डाटा चुरा लेना, है ना। उससे संबंधित ये प्लेगरिज्म होता है। प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क, कि किसी और ने कार्य किया था, किसी और का आइडिया था या किसी और के शब्द थे, आपने उसको बिना क्रेडिट दिए और अपने कार्य में उसका इस्तेमाल कर लिया। किसी दूसरे के कार्य को अपना बताना या अपने लिए यूज कर लेना, या किसी दूसरे के विचार को या किसी दूसरे के शब्दों को दूसरे का नाम लिए बिना अपने नाम से उसको प्रसारित करना, प्रचारित कर देना या पब्लिश कर देना, वो चोरी मानी जाती है, प्लेगरिज्म माना जाता है। इन एकेडमिक रिसर्च प्लेगरिज्म इज ए सीरियस इथिकल वायलेशन। प्लेगरिज्म को एक गंभीर अपराध या गंभीर नैतिक उल्लंघन माना जाता है, इथिकल वायलेशन माना जाता है रिसर्च की फील्ड में। और इसे हमारा जो रिसर्च वर्क है वो भी रिजेक्ट हो जाता है, थीसिस तक रिजेक्ट हो जाती है। और इसमें यूजीसी ने बड़े रूल भी बनाए हुए हैं कि अगर कोई चोरी करता है किसी कार्य को तो उसको दंड भी मिलता है। प्लेगरिज्म कई तरीके का होता है, जैसे कि एक होता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म, सीधी साहित्यिक चोरी, कि कॉपिंग समवन वर्क वर्ड फॉर वर्ड विदाउट साइटेशन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं, नॉर्मली कॉपी और पेस्ट, किसी दूसरे काम को कॉपी कर लिया और अपने फाइल में उसको पेस्ट कर दिया एज इट इज। कुछ उसमें बोलते हैं ना सीधी नकल, सीधी नकल कर देना, जैसा सामने वाले ने लिखा हुआ है एज इट इज चिपका देना। एक होता है सेल्फ प्लेगरिज्म, आत्म साहित्यिक चोरी, कि आपने अपना ही कोई काम किया था, रीयूजिंग वंस ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क विदाउट डिस्क्लोजिंग इट। आप क्या कर रहे हैं? आपके ही अपने किए हुए काम को दोबारा से प्रयोग कर रहे हैं बिना जानकारी दिए। मान लो एग्जाम्पल, कि आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की पीएचडी के दौरान, कि भाई इस महीने में तुमने क्या काम किया, मतलब सर जनवरी में ये काम किया। फरवरी में मान लो तुमने कुछ काम नहीं किया था, लेकिन फरवरी में भी तुमने क्या दिखा दिया, जनवरी वाले काम को ही दिखा दिया, बस डेट बदल दिया, है ना। सेल्फ प्लेगरिज्म यानी कि अपने किए हुए काम को ही दोबारा से रीयूज कर लेना बिना बताए, कि सर मैंने पहले वाला ही दिखाया, अब की बार मैंने नहीं किया फरवरी में। ये भी एक सेल्फ प्लेगरिज्म होता है, अपना अपने कंटेंट की ही, अपने ही पब्लिश्ड वर्क की चोरी कर लेना। एक होता है मोज़ेक प्लेगरिज्म, मोज़ेक प्लेगरिज्म, इसमें क्या होता है? मिक्सिंग आइडियाज और फ्रेजेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विदाउट प्रॉपर क्रेडिट। आपने कई तरह से, कई कई जगह से कोई थॉट्स उठाए, आपस में उनको मर्ज कर दिया और एक नया कंटेंट बना दिया। इसमें भी आपका कुछ नहीं है, कहीं और से आपने आइडिया लिया, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, है ना। क्विल वोट आदि के माध्यम से आपने उसको प्रेफ्रेज कर दिया, ताकि ऐसा ना लगे कि दूसरे ने बोला था। जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोला है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और आपने उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, है ना। उठ जाओ और जाग जाओ, और जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में फील आ रहा होगा कि ये तो स्वामी विवेकानंद के वाक्यों से मिलता जुलता है। यानी कि थोड़ा बहुत शब्दों का आगे पीछे कर दिया, दो तीन जगह से चीजों को मिक्स कर दिया, और उसको बोलते हैं मोसेक या मोजेक प्लेगरिज्म। एक होता है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। आप एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म भी हो जाता है, अनजाने में साहित्यिक चोरी हो जाती है, कि आपने किसी के काम को ले तो लिया, लेकिन आप सावधानी के अभाव में या जानकारी के अभाव में आप उसको संदर्भ देना नहीं, संदर्भ नहीं दे पाए, आप साइटेशन नहीं दे पाए, है ना। आपको जानकारी का अभाव था, या आपको याद नहीं रहा, गलती हो गई, लापरवाही हो गई, इस कारण से आप दूसरे का, जिसका भी आपने चुराया था, उसको आपने साइटेशन नहीं दिया, उसका रेफरेंस नहीं दिया गलती से, इसको एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म भी कहते हैं। तो यूजीसी ने रूल बनाया हुआ है प्लेगरिज्म के बारे में, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ऑफ इंडिया इश्यूड रेगुलेशन इन
2018। क्या टाइटल था? यूजीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018। ये एक रेगुलेशन जो है इशू किया था यूजीसी ने। इन्होंने बताया कि द रिसर्च वर्क कैराइड आउट बाय द स्टूडेंट, फैकल्टी और रिसर्च स्टाफ सेल बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज। कि कोई भी रिसर्च वर्क हो, चाहे स्टूडेंट करे, चाहे कोई फैकल्टी मेंबर करे, चाहे रिसर्चर करे, चाहे कोई भी स्टाफ वगैरह कोई भी करे, वो कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल आइडिया विच शैल इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट, उसमें एब्स्ट्रैक्ट, समरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन ओनली एंड सो शैल नॉट हैव एनी सिमिलरिटी। यानी कि जो भी रिसर्च वर्क होगा उसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी, है ना। एब्स्ट्रैक्ट होगा, समरी होगी, हाइपोथेसिस होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, रिजल्ट होगा, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन होगी। इनमें से किसी भी सेक्शन में प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, सारा का सारा कंटेंट अपना होना चाहिए, है ना। इट शैल एक्सक्लूड कॉमन नॉलेज और कोइंसिडेंटल टर्म्स अप टू 14 कंस्टिट्यूटिव वर्ड। यानी कि अगर लगातार 14 वर्ड्स तक किसी का कंटेंट आपसे मिलता जुलता है तो उसको स्वीकार करा जाएगा, लेकिन अगर 14 शब्दों से ज्यादा अगर आपका मिल रहा है ना, लगातार कंटिन्यूटी, एक ही सेंटेंस में लगातार 14 वर्ड से ज्यादा मिल रहा है, तो उसको फिर इलीगल माना जाएगा, अनइथिकल माना जाएगा, है ना। 14 वर्ड तक अपवाद के स्वरूप में मान लिया जाएगा। फिर इन्होंने रेगुलेशन बनाया कि कितने परसेंटेज कोई प्लेगरिज्म करता है तो उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए, कितना प्लेगरिज्म मान्य है, कितनी चोरी को मान्य कर दिया जाए कोई दंड नहीं मिलेगा, और कितनी चोरी के बाद दंड दिया जा सकता है, वो बताया इन्होंने। तो की प्रोविजंस, एक्सेप्टेबल सिमिलरिटी इंडेक्स, इन्होंने बताया कि एसिमिलरिटी ऑफ अप टू 10% इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। यानी कि 10% तक की सामान्य प्लेगरिज्म स्वीकार कर लिया जाता है। 10% तक, अगर 10% से नीचे आपका प्लेगरिज्म आ रहा है तो आपके काम को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी कि ये लेवल 0 के अंतर्गत आता है। 10% से नीचे अगर है तो उसको माइनर प्लेगरिज्म माना जाएगा और इसमें कोई पेनल्टी आपके ऊपर, कोई हर्जाना या कोई दंड आपको नहीं मिलेगा अगर 10% से नीचे है तो। इसमें क्या आता है? लेवल 0 है, ये लेवल 0, 10% से नीचे। लेवल 1 में कब आता है? जब आपका कार्य जो आपने पब्लिश किया है वो 10 to 40% मैच हो रहा है किसी दूसरे कार्य से, तो स्टूडेंट मस्ट सबमिट रिवाइज्ड वर्क विद इन टाइम लिमिट। दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। अगर 10% ज्यादा आपको मिल रहा है, 40% से लेकर 10% के बीच में, तो आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा और टाइम लिमिट में आपको दी जाएगी। लेवल 2 में 40 to 60% अगर मैच कर रहा है तो सस्पेंशन फ्रॉम सबमिटिंग थीसिस, डिसर्टेशन फॉर 1 ईयर। तो 1 साल के लिए उसको थीसिस सबमिट करने या किसी भी रिसर्च को सबमिट करने के लिए रोका जा सकता है। ये लेवल 2 में पेनल्टी लगती है। लेवल 3 यानी कि 60% से ज्यादा मिलता है आपका, तो उसको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो रखा है या कोई भी और रिसर्च वर्क कर रहा व्यक्ति, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, उसकी डिग्री भी रद्द हो सकती है। तो ये यहाँ पर साहित्यिक चोरी के या प्लेगरिज्म के लेवल बताए। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये एग्जाम में पूछ लेता है ना। लेवल 1 में कितना पेनल्टी है, लेवल 2 की पेनल्टी क्या है, लेवल 3 का रेंज कितना है ना, इस तरह से पूछेगा। तो इसका रखना। फॉर फैकल्टी, मान लो आपने अपना काम पब्लिश कर दिया, आप कर्मचारी हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, रिसर्चर हैं, तो क्या होगा उसके थोड़ा सा और विधान बताया गया है कि लेवल 0 नो पेनल्टी, जैसा था वैसा का वैसा ही है। लेवल 1 में 10 to 40 सेम है। विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट एंड इशू वार्निंग, उसको पांडुलिपि अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, जो रिसर्च पेपर होता है, उसको वापस लेना पड़ेगा और उसको वार्निंग दी जाएगी, वो जो भी हो सकती है। 40 to 60% बार फ्रॉम सुपरवाइजिंग स्टूडेंट्स एंड विद होल्ड 1 annual इंक्रीमेंट ना, उसको छात्र शोध मार्गदर्शन से वंचित किया जा सकता है कि कोई भी जो गाइड होता है वो गाइडेंस देने से मना कर दे, वंचित कर दे, उसको गाइड को हटा दिया जाए। और एक वेतन वृद्धि रोकना, यानी कि जो उसकी एनुअल इंक्रीमेंट होता है ना, उसको रोका जा सकता है कि भाई अब इसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, है ना। जो रिसर्चर होता है वो फैकल्टी मेंबर हो, स्टाफ मेंबर हो,
तो अगले साल जो हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है वो नहीं लगेगा, और उसका जो सुपरवाइजर है उसको भी सुपरवाइज करने से रोका जा सकता है कि वो स्टूडेंट को या अपने जो रिसर्चर है उसको कोई गाइडेंस ना दे। अबाउट 60% अगर आ जाता है तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस एंड अदर डिसिप्लिनरी एक्शन, इससे उसकी सेवा समाप्त करी जा सकती है, उसको रिजाइन देना पड़ेगा, उसको निकाला जा सकता है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उसके ऊपर की जा सकती है, ये बताया गया। तो अगर हम क्या करें कि प्लेगरिज्म को हम ना करें, अवॉइड कर दें, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक तो ऑलवेज साइट योर सोर्सेज प्रॉपरली, हमेशा अपने जो सोर्स हैं उसको सही तरीके से उल्लेख करना चाहिए। जहां से भी आपने कंटेंट लिया है उसको प्रॉपर साइटेशन देना चाहिए। साइटेशन के तरीके हमने देखे ही हैं, है ना। रेफरेंस वगैरह देना, एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल वगैरह वगैरह हमने देखा। ये फुल साइटेशन है, वो फुल रेफरेंस है, उसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है ना। फुल कंप्लीट लास्ट में दिया जाता है रेफरेंस में, और यहाँ पर जैसे जैसे आप सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पर शॉर्ट साइटेशन दिया जाता है, वो शॉर्ट साइटेशन का फुल रेफरेंस नीचे होता है रेफरेंस सेक्शन में। यूज कोटेशन मार्क्स फॉर डायरेक्ट कोट्स, यदि शब्द से कुछ लिख रहे हैं तो उद्धरण चिन्ह यानी कि जो हमारे कोटेशन मार्क्स होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल एज इट इज किसी का उठा रहे हैं तो उसको कोटेशन मार्क्स में लिखना चाहिए, ताकि देखने वाला तुरंत समझ जाए कि ये आपका लिखा हुआ नहीं है। वो इसे यही संदेश जाता है कि भाई आप किसी और की लाइन यूज कर रहे हो, यहाँ पर आपने कोटेशन मार्क्स दिया हुआ है, ताकि आपके ऊपर कोई बाद में कार्रवाई ना हो। आपने पहले से ही दिखाया हुआ है कि ये मेरा नहीं है, दूसरे ने लिखा है। पैराफ्रेज विद अंडरस्टैंडिंग एंड साइट द ओरिजिनल सोर्स, जो भी आप किसी से ले रहे हो या तो फिर आप उसको अपने शब्दों में लिखो, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर से थोड़ा तोड़ मरोड़ देना उस काम नहीं चलेगा, आप उसको अपने शब्दों में लिखो। और साइट द ओरिजिनल सोर्स, लेकिन ओरिजिनल सोर्स को जरूर आप उसमें साइट करो, है ना। भले अपने शब्दों में लिख दोगे लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या करना है, रेफरेंस जरूर देना है। यूज प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल, ये ज्यादातर यूज होता है टर्निटिन, है ना, ऑथेंटिकेट। आप अपनी जो भी रिसर्च पेपर आपने लिखा है, जो भी कंटेंट आपने लिखा है, उसको आप वर्ड की फाइल में देंगे और यहाँ पर उसको अपलोड किया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपने कहाँ से, किन कौन सी वेबसाइट से, कौन सी बुक से, जो भी जहां भी उपलब्ध होगा वो सारा बता देगा कि आपने यहाँ से उठाया कंटेंट। तो पहले आप इनको यूज कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि आपका जो रिसर्च वर्क है उसमें प्लेगरिज्म है, और आप सबमिट करने से पहले खुद ही उसको हटा दें ताकि बाद में रिजेक्शन ना मिले। तो इन सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने प्लेगरिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। टर्निटिन, आइडेंटिकेट और ग्रामरली, है ना, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको लगा लेना, ये पीपीटी में उपलब्ध हैं। तो ये प्लेगरिज्म का हमारा कंसेप्ट और इस तरह से रिसर्च का हमारा पूरा ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाता है।